हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो चलिए हम लोग 6 जुलाई के जो शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के साथ में शेयर को यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो आपको अगर अच्छा लगता है हमारा कंटेंट तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं न्यू मेथड ऑफ ट्रेडिंग के रिलेटेड मेथड, उसके अलावा मार्केट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक से रिलेटेड होता है। यहाँ पे बाई और सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह एक बहुत ही रिस्की काम है और आपका पैसा पूरा का पूरा डूब सकता है। इसलिए जब भी कोई भी स्टॉक बाई या सेल करते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से पहले सलाह लेकर ही कीजिएगा, अदरवाइज या सीख के कीजिएगा। अदरवाइज ऐसे करेंगे तो पैसा आपका चला जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग सबसे पहले मार्केट को देखते हैं कि इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं बीएसई सेंसेक्स पे। तो सेंसेक्स ने जो है सो शाम में रिकवरी आई है इसमें, और माइनस में फिर भी जो है सो 111 पॉइंट माइनस में है। और अगर हम लोग एनएससी इंडिया पे आते हैं तो एनएससी इंडिया में जो है सो आपको निफ्टी मामूली बढ़त के साथ में, मतलब वोलेटाइल है ले दे की मार्केट। और नेक्स्ट 50 जो है सो थोड़ा सा बुलिश है, 498 में, मतलब 500 पॉइंट ये चला है। मिड कैप 84 पॉइंट है। निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ये दोनों जो है सो नीचे आके, और शाम को यहाँ पे ये वाली जो पार्ट में थोड़ी सी रिकवरी आई है 3 बजे के आसपास। अब मार्केट क्लोज कर गया है। ओके, टॉप गेनर की बात कीजिएगा तो ओएनजीसी था जो कि 4% है, रिलायंस 2% है, एसबीआईएन 2% है, ब्रिटानिया 2% है, और सिप्ला जो है सो लगभग 2% है। एचडीएफसी बैंक लूजर में है, यहाँ पे टाइटन जो है सो लूजर में है, एलटीआई माइंट्री जो है सो लूजर में है, टाटा स्टील भी लूजर में है, और इंडसइंड बैंक भी लूजर में है। ओके, तो ये हो गया इंडेक्स और मेजर इंडेक्स से रिलेटेड बात। अब हम लोग आ जाते हैं अपने न्यूज वाले सेक्शन में। और न्यूज वाले सेक्शन में हमारे पास में सबसे पहला न्यूज है कि जनरली क्या होता था कि कोई आईपीओ आता था। जनरली आईपीओ कब आता है उस बात को समझिए आप। आईपीओ तब आता है जब मार्केट बूम पे होता है। तो जो भी प्रमोटर रहता है वो चाहता है कि हम अपने इस बूम पीरियड में अगर आईपीओ लेके आएंगे तो आईपीओ का प्राइस बैंड जो है सो हाई सेट होगा, और हाई सेट होगा प्राइस बैंड तो उसका जो है सो हमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जनरली क्या होता है कि जब मार्केट बूम पे रहता है तो ये बुलिश फेज है, तो आपको नए लोगों जो है जो आईपीओ को देख के सब्सक्राइब करते हैं, और बूम के बाद जब बियर फेज आएगा तो वो मार्केट गिरेगा तो आप वहां पे डर के निकल जाओगे और मार्केट नीचे चला जाएगा। काफी कई बार तो मतलब 100 रुपए का आईपीओ 10 रुपए 5 रुपए का भी हो जाता है। और आपको दिखाऊं कुछ ऐसे स्टोरेज भी दिखाऊं आपको, तो आप कहोगे जैसे आपका यहाँ पे एक आईपीओ है, वो कौन सा आईपीओ है, तो वो है आपका पेटीएम का। देख लो आप स्टोरी, आपको इसी से समझ में आ जाएगा। देखो आप, इसको लॉन्च कब किया गया था, 2021 में, ठीक है। और उसके बाद में देखो ये लोअर लो के फॉर्मेशन में चल रहा है, अब ये आ गया 436 रुपया पे। तो इन सारे चीजों से भी आपको संभल के रहना पड़ेगा, नहीं तो आपका नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। ओके, तो इन सारी चीजों को ध्यान रखिए कि जल्दीबाजी में कोई आईपीओ नहीं ले लें। सोच समझ के, बहुत पैसा लगाना है, आपका पैसा है, बहुत सोच समझ के लगाएंगे तो ही जाकर के आपका पैसा बनेगा यहाँ पे, नहीं तो 99% पैसा डूब ही जाता है। क्योंकि आपको इस मार्केट का नॉलेज नहीं है, और बड़ा प्लेयर या जो इसमें गेम करने वाले हैं वो इसीलिए बैठे हैं। उनको आपके डूबे पैसा से मतलब नहीं है, उनको बस इतना भर से मतलब है कि हमें जो है सो हमारा पैसा कैसे बने। ओके, तो इन सारे चीजों को आप हमेशा ध्यान रखिए, तभी जाके आपका पैसा बनेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो स्टोरी ये है कि आपको सेबी ने यहाँ पे क्या किया है कि कैपिंग कर दिया है। कैपिंग क्या कर दिया है कि जनरली क्या होता था कि मान लीजिए कि आपको आईपीओ कोई आ रहा है तो ग्रे मार्केट ऑपरेशन होता है। ग्रे मार्केट ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि प्राइवेट में, मतलब कि ऑथेंटिक नहीं है, आईपीओ आने से पहले, मान लो लॉन्च होने से पहले ही, जैसे हमारे पास में अब किसको कितना अलॉट होगा ये कोई नहीं जानता है, तो लोग क्या करते हैं कि 10-15 लोग से आईपीओ को सब्सक्राइब कराते हैं कि तुम सब्सक्राइब कर लो, तुम सब्सक्राइब कर लो। अब मान लो कि उसका प्राइस बैंड आपको 50 से 100 रुपए के बीच में है, तो वो कहेंगे कि यार तुम 150 पे सब्सक्राइब करो, कोई 200 पे सब्सक्राइब करो, और उसमें से हम तुम्हें कुछ कट दे देंगे। और एक आदमी के पास में ज्यादा नंबर ऑफ द शेयर आ जाएगा और उसको वो बेच के पैसा कमा लेता था। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जो सेबी है उसने कैपिंग कर दिया है,
और यहाँ पे कहा गया है कि आपको जो SME है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में जैसे इशू प्राइस का 90% ही मिलेगा। ग्रे मार्केट में उसका वैल्यू कुछ भी चल रहा है, उससे हमें लेना देना नहीं है। तो इससे जो इन्वेस्टर है उसका पैसा बच जाएगा और जो ट्रैप होते थे वहां से वो बच जाएंगे। ठीक है, तो एक ये न्यूज था। उसके बाद में हम लोग आते हैं कि एक है यहाँ पे हम ICICI डायरेक्ट के हेड रिसर्च हैं, इनको कहना है कि कुछ स्टॉक पे ये बुलिश हैं, जैसे आपको अरविंदो फार्मा हो गया, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस हो गया और रतनवीर इंजीनियरिंग हो गया। तो आप एक चीज ध्यान रखना कि जैसे ही लोग इस टाइप की इंफॉर्मेशन देते हैं तो हो सकता है, क्योंकि ये जो है सो ICICI डायरेक्ट के जो है सो हेड रिसर्चर हैं, तो हो सकता है कि इनको एग्जिट लेना हो, ये भी हो सकता है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि न्यूज अच्छा है या बुरा है, न्यूज अच्छा भी हो सकता है और न्यूज खराब भी हो सकता है। तो इस चीज का हमेशा आप ध्यान रखिए कि अगर कोई कुछ कहता है तो उस पर सोच समझ के बेट लगाना है, कि नहीं कि जैसे अभी संजीव हसीन का केस आ गया था, उसके पहले भी बहुत सारे लोगों का केस आया है। तो हो सकता है कि इस बंदे को यहाँ से निकलना हो, इसलिए जो ऐसे रिकमेंडेशन दे रहा हो कुछ स्टॉक का, ताकि वहां पे बायर हो या बायर की संख्या बढ़े तो ये एग्जिट ले ले। होता है, जनरल बात है, स्टॉक मार्केट इसी के लिए तो जाना जाता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। ऑरोबिंदो फार्मा का पहले हम लोग यहाँ पे चार्ट खोल लेते हैं और यहाँ टाइप करेंगे ऑरोबिंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा में अगर हम यहाँ पे आते हैं स्टॉक के बारे में, तो मार्केट कैपिटल इसका कितने का है, तो 76,421 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैपिटल है और अभी ये 52 वीक हाई पे चल रहा है और प्रीवियस क्लोज 1253 का था, अभी 1311 पे चल रहा है। और यहाँ पे आपको लो इसका 720 का है, अर्निंग पर शेयर 33 रुपये का है, 20 रुपये से ज्यादा है, बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद PE 39 का है, ये भी ठीक है, 20 से 30 के बीच में होना चाहिए। और प्रॉफिट टू बुक वैल्यू 3.87 का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 9 का है, ये थोड़ा कम है, इसको ज्यादा होना चाहिए। फार्मास्यूटिकल में ये काम करता है, उससे ज्यादा जरूरी हमारे लिए क्या है, हमारे लिए इसका रिजल्ट देखना है, एनुअल ट्रेंड्स क्या चल रहा है इसका। तो अदर इनकम में इनके पास में कोई और भी जो इन्वेस्ट इधर उधर किए होंगे उनसे भी इनको पैसा आ रहा है। और टोटल इनकम देखा जाए तो 2020 में 13,000 करोड़ था, 16,000 करोड़, 11,000, 22 में घटा 11,000, फिर 23 में 13,000 है, फिर 11,000 24 में घटा है। मतलब इनका शेयर वोलेटाइल होगा। और उससे ज्यादा जरूरी अपने को इंटरेस्ट पेमेंट भी है इनमें कुछ। हम आ जाते हैं नेट प्रॉफिट में आ जाते हैं, तो 1872 करोड़, 3,000 करोड़, 1,400 करोड़, 1,200 करोड़, 1,900 करोड़। मतलब कि 20 से 21 में शेयर बूम किया होगा और 22 में और 23 में थोड़ा डाउन रहा होगा और फिर जाके चला होगा। अभी आप देखिए चार्ट पे यही चीज आपको स्पष्ट दिखाई देगा। आ जाते हैं हम लोग चार्ट पे। अरविंदो फार्मा में देखो, मैं जो बोलता हूँ मार्केट उसी की तरह चलता नहीं है, लेकिन एक चीज को ध्यान रखिए कि देखिए इसका कारण ये है कि यहाँ से मार्केट गिरा क्यों है। ये गिरने का कारण सिंपल था कि इसका यहाँ पे देखो प्रॉफिट घट गया है ना, ये जो है सो आपको 21 के बाद में 3,000 से सीधे 1,500 करोड़ आ गया। तो प्राइस भी वैसे ही बिहेव करता है, ये जो है सो आपको 1,000 से सीधे ये 500 पे 300 पे आ गया, प्राइस ऐसे ही बिहेव करता है। अब फिर जो है सो यहाँ से जब ये भागा तो ये भाग रहा है। तो अब ये जो है सो कितना जाएगा ये कोई नहीं जानता है। लेकिन इस चार्ट से एक चीज समझ में आ जाती है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके चलोगे तो आपको प्रॉफिट, जैसे यहाँ पे 300-400 रुपये से कितना गया है, 1,000 पे गया है, तो लगभग डबल हो गया। तो लोगों ने यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया है। उसके बाद ये मार्केट नीचे आ गया है और फिर यहाँ से ये चलना शुरू किया है। तो ऐसे ही होता है, आप घबराओ नहीं, मार्केट ऐसे ही चलता है। आइए हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं और ग्लेनमार्क लाइफ साइंस को भी इन्होंने बोला है तो उसको भी देख लेते हैं। लेकिन अब ये जो है सो रिकमेंडेशन हमारा बाई सेल का बिल्कुल नहीं है, लेकिन मार्केट टॉप पे है। यहाँ पे कुछ लोग एग्जिट करना चाहते हैं, इसलिए इस टाइप के भी भ्रम फैलाते हैं। तो इस चीज से आप लोग मार्केट में सावधान रहेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, ओके। और हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, यहाँ पे भी देख लेते हैं GLEN, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, ओके। तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का अगर हम मार्केट कैपिटल देखते हैं यहाँ पे तो 11,130 करोड़ का है और मीडियम कैपिटल कंपनी है। और 52 वीक हाई पे मोस्टली स्टॉक चल रहा था। यहाँ हिसाब किताब से पैसा लगाना है, एकदम अंधा पैसा नहीं लगाना है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो सकता है। जैसे आपको यहाँ पे ईयरली बेसिस, मंथली बेसिस पे देखा जाए या ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो EPS 38 का है, ठीक है।
और ROE 20 का, ये भी ठीक है। PE भी 23 का है। बाकी मतलब फंडामेंटली तो ये ठीक लग रहा है और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ये काम करता है। और टेक्निकल भी हम लोग देख लेते हैं। पहले इसका फाइनेंशियल में आते हैं और रिजल्ट देखते हैं कि एनुअल ट्रेंड्स इसका क्या चल रहा है। तो एनुअल ट्रेंड्स में हमारे पास में 22 और 23 का ही है, मतलब ये नया स्टॉक होगा। तो 22 में इनका इनकम था, टोटल इनकम अगर देखोगे तो 2100 करोड़, ठीक है। और अदर से रेवेन्यू भी इनके पास में इधर उधर इन्वेस्टमेंट से रेवेन्यू आ रहा है। इंटरेस्ट इनको देना पड़ रहा है लेकिन कम देना पड़ रहा है। और नेट प्रॉफिट में आइएगा तो 400 करोड़ का है, मतलब ठीक है। तो इसका मतलब ये शेयर स्टेबल रहा होगा और ग्रोथ इसका ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव होगा। आइए हम लोग देखते हैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंस को। देखिए स्टेबल भी है और इसका ग्रोथ जो है सो पॉजिटिव भी है, मतलब। लेकिन दिक्कत ये है कि ये 21 में बूम पीरियड जब चल रहा था तो ये लॉन्च हुआ था और देखो यहाँ कैसे फंसाया गया है। 800 रुपया से इसको लेके चले गए 300 रुपया पे, मतलब 376 पे, और यहाँ से फिर लेके चले गए 900 रुपये पे। तो ऐसे ही होता है। तो आपको कहाँ एंट्री लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहले तो यहाँ पे ये आया होगा यहीं पे और 3 दिन सर्किट के बाद ये खुला यहाँ पे, फिर जैसे देखो धड़ाम धड़ाम नीचे आ गया। तो ये चलता है मार्केट में ये सब। रतनवीर इंजीनियरिंग के बारे में भी कहा गया है, तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। रतनवीर इंजीनियरिंग, रतनवीर ENGI, स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक है क्या? RATNA है, RATNA, रतनवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग। चलिए ठीक है, इनके बारे में भी ये बुलिश हैं। तो बट यहाँ पे अभी हमें थोड़ा फंडामेंटल भी देखना पड़ेगा इनका कि रतनवीर का क्या है। RATNA, रतनवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम मार्केट कैपिटल 893 करोड़ का है, ठीक है। फेस वैल्यू इसका 10 का है, 52 वीक हाई पे चल रहा, ओके। और VWAP 171 का है, अर्निंग पर शेयर 6 रुपये का है। और यहाँ पे CEPS जो है 7 रुपये 60 पैसा का है, ठीक है। उसके बाद में P जो है इसका 27 का है, ठीक है। PV 3 का है और ROE 12 का है, जो कि 20 के आसपास का होना चाहिए। आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट पे काम करता है। फाइनेंशियल में आते हैं और रिजल्ट देखते हैं और हमें एनुअल देखना है। तो एनुअल हमारे पास नहीं है, मतलब ये नया होगा। चलो चार्ट पे देख लेते हैं थोड़ा सा, ये नया है, ठीक है। तो यहाँ पता नहीं है जब बियर मार्केट आएगा तो क्या आएगा। तो बुल मार्केट चल रहा था, सब कुछ अच्छा लग रहा था, सबको अच्छा लग रहा है। लेकिन जब बियर मार्केट आएगा तो बियर करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अभी इसको हमारे हिसाब से ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, लोगों के कहने सुनने पे ज्यादा नहीं जाना चाहिए अभी के केस में। उसके बाद में यहाँ पे सेबी ने शो कॉज नोटिस जारी किया। अभी देखो केस क्या चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना कि यहाँ पे थोड़ा वीडियो लंबा ना हो जाए। हाँ ठीक है, केस क्या चल रहा है उसको अगर हम ध्यान से समझते हैं तो यहाँ पे कहा गया है क्या कि पहले सेबी के ऊपर सेबी ने शो कॉज नोटिस जारी किया हिंडनबर्ग के ऊपर अदानी मामले को लेकर के। तो सेबी ने आरोप लगाया कि जो ब्रोकर हैं, हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया सेबी के ऊपर कि जो ब्रोकर हैं उनके ऊपर अपने फोर्स डाला। और जब अदानी का जब शेयर शॉर्ट लोग कर रहे थे तो ब्रोकर से कह के आपने उसको रिकवर करवाया। पहला ये उसने आरोप लगाया। उसके बाद फिर उसने कहा कि कोटक की जो आपका फॉरेन, इनके जो कोटक के जो प्रोमोटर्स हैं उन्होंने फॉरेन में एक फंड बनाया और अदानी के केस में उन्होंने शॉर्ट किया। किसने शॉर्ट किया? कोटक वालों ने। तो इस पे रिसर्च चल रहा है अभी। गाइडलाइन का जो है सब वायलेशन है, जो प्रोमोटर के गाइडलाइन जो भी सेबी से रिलेटेड रहा उसका वायलेशन है। तो सेबी ने कोटक के ऊपर एक शो कॉज नोटिस जारी किया है। वैसे ही 5 लोगों के ऊपर अलग अलग तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है PML एक्ट के तहत में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत में शो कॉज नोटिस जारी किया गया। इसलिए आप देखोगे तो कोटक का शेयर गिर रहा है। हमने शायद कल भी डिस्कस किया होगा। चलो देखते हैं हम लोग कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। तो देखो ये वैसे भी पहले से ग्रो नहीं कर रहा है, ये जो है आपको काफी देर से ये इस रेंज में फंसा हुआ है, जो पहले से भी अपन ने डिस्कस किया है। और दूसरा चीज है कि हमारे पास में यह एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ओके। तो अब ये इसको ऊपर निकलना चाहिए था। तो हम लोग इसको अभी जो ये अब इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगा तो फिर से ये यहाँ पे धराम से आ जाएगा, अब फिर यही एक कंसोलिडेट करना शुरू कर देगा, ठीक है।
तो हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा इसका फंडामेंटल देख लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक का कि क्या है। कोटक महिंद्रा बैंक का फंडामेंटल देखें अगर हम, तो अर्निंग पर शेयर 69 का है और 3,68,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, ठीक है। और फेस वैल्यू इसका 5 का है और आरओई 14 का है, पीबी 381 का है, पी 26 का है, ठीक है। फंडामेंटली तो अच्छा है। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर कि रिजल्ट में क्या है इनके, ईयर ऑन ईयर में कुछ ग्रोथ है। टोटल इनकम इनके पास में 56,000 करोड़, अच्छा 56,000 करोड़ से 12,000 करोड़, 13,000 करोड़, 13,000 करोड़, 14,000 करोड़ और 15, मतलब ये अचानक से 56,000 करोड़ से इतना कैसे गिर गई ये समझ में नहीं आता है। इसलिए ये जो है सो सटक नारायण हो गया है। 23-24 में इसका रेवेन्यू गिर गया है। और इसके बाद में नेट प्रॉफिट में आते हैं तो 13,000 करोड़, 4,000, 4,000, 3,000, 3,000। तो मतलब ये जो है इसका अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो प्रॉफिट मतलब 56,000 से सीधे 13,000 पे आ जाना, तो इन्वेस्टर यहाँ से थोड़ा सा अभी चुपचाप है क्योंकि वो ज्यादा ध्यान है, क्योंकि ये इसका ग्रोथ बहुत अच्छा रहा है। इधर देखो आप, ये जो है सो 49 रुपये से 1,800 रुपये गया है, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही कि इसका जो है सो ग्रोथ में अचानक से ड्रॉप आउट हुआ। यहाँ पे देखोगे ना 56,000 करोड़ रुपए प्रॉफिट से 12,000 पे आ जाना और फिर 13,000 पे आ जाना। एक मिनट रुको आप, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 है यहाँ पे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है। 56,000 से मतलब इतना गिर जाना तो इन्वेस्टर को भी लगेगा भाई क्या चल रहा, कुछ ना कुछ लफड़ा हो सकता है, इसलिए जो है ऐसा हुआ है। चलिए, डॉली खन्ना जो है सो पिकअप 1.1% स्टेक इन द मल्टीबैगर माइक्रो कैप जैसे जून क्वार्टर में, शार्प जंप 12%। अब ये डॉली खन्ना जो है चेन्नई बेस्ड एक लार्ज इन्वेस्टर हैं, उनके बारे में यहाँ पे कहा गया है। तो अब यहाँ पे हमें यह एक न्यूज है, ओके, यह एक न्यूज है। उसके बाद में बिटकॉइन जो क्रैश किया है, बिटकॉइन ने जो है सो यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से गिरा है और 52,000 पे आ गया है। तो यहाँ पे न्यूज ये था कि एक एमटी गॉक्स करके जो ब्रोकर फर्म था जो कि जापान का था, उसका जो है सो 1 साल पहले उसका हैक हो गया वॉलेट, फिर उसने रिकवर किया होगा। तो अब जो इन लोगों का शेयर था वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चाइनीज एक्सचेंज है, उसने जो है सो बोला था कि हम आपके करेंसी लौटाएंगे, लेकिन 2-3 बार बोल के उसने रिटर्न नहीं किया। इस बार उसने रिटर्न कर दिया, अचानक से न्यूज आया, उसके कारण जो है सो ये गिर गया। तो हम लोग आ जाते हैं इसमें, सिंपल सा हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा बीटीसी अगर इसमें खुल जाए तो, बीटीसी इसमें नहीं खुलेगा, हमें खोलना पड़ेगा, ट्रेडिंग व्यू में जाना पड़ेगा। चलिए ट्रेडिंग व्यू में चले जाते हैं और बीटीसी को खोलते हैं। हाँ, बीटीसी यूएसडी, चलो बिटकॉइन फ्यूचर ही खोल लेते हैं हम लोग। तो 1 मिनट के चार्ट पे नहीं, हमें जाना पड़ेगा 4 घंटे के चार्ट पे। देखो तो अब जाके ये जो है सो नीचे से रिकवर किया है। और मेरी जो इसकी एनालिसिस होती है उसमें मैंने बोला भी था कि मार्केट जो है सो इस ट्रेंड लाइन पे बार बार आने के बाद में यहाँ से सेलिंग आ रही है, सेलर एक्टिव हो रहे हैं और नीचे का एक हमारे पास में एक ट्रेंड लाइन ये समझ लो आप, ठीक है। तो मार्केट ने एडजेक्ट अपने जो ट्रेंड लाइन है वहां से यहाँ पे रिजेक्शन लिया है और ये हो सकता है कि अब जैसे मान लो कि आपका यह एक लेवल है, तो यहाँ से अगर आप फिब लगाओगे तो 0.5 और 0.6 का लेवल आएगा। ट्रेंड लाइन फिब के आधार पे ही बनता है। और मान लो कि यहाँ से आप फिब लगाओगे अब, तो ये कहाँ तक जाएगा, तो इसका जो जाने का जो है ये यहाँ तक जा सकता है, ठीक है, यहाँ तक जाएगा और फिर यहाँ से अगेन एक बार सेलिंग आ सकती है। जब तक ये इस चैनल को निकालता नहीं है तब तक यहाँ पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बिटकॉइन में सेल करके चलना है, टॉप पे मिलता है। तो सांघी इंडस्ट्रीज अप्रूव किया है 50 करोड़ शेयर्स अलॉटमेंट टू द अंबुजा सीमेंट को। तो अब यहाँ पे सांघी इंडस्ट्रीज का जो उनका अलॉटमेंट रहा होगा अंबुजा सीमेंट को देने का, तो उन्होंने दिया है। ओके, तो हम लोग आते हैं सांघी इंडस्ट्रीज और अंबुजा सीमेंट दोनों को थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले हम सांघी को देख लेते हैं, SAN सांघी इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग आते हैं। तो 156 रुपए का चल रहा है और मार्केट कैपिटल है 2578 रुपये का और इसमें ऑलमोस्ट सब चीजें निगेटिव है। तो निगेटिव है मतलब कि इसका फाइनेंशियल भी सही नहीं होगा। एनुअल ट्रेंड में जाओगे और यहाँ देखोगे आप तो टोटल इनकम सब निगेटिव चल रहा है। तो निगेटिव है तो क्या निगेटिव, पूरे का पूरा निगेटिव। तो यह स्टॉक जैसे डाउन ट्रेंड में हो गया। SANGHI सांघी इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पे ये स्टॉक आपको देखो डाउन ट्रेंड में होगा या वोलेटाइल होगा। तो अब ये जैसे यहाँ से गिर रहा है। अब देखिए क्या होता है जब बुल मार्केट होता है ना, तो जिसको नहीं चलना होता वो भी चलता है।
तो ये वोलेटाइल भी है। और यहाँ पे देखो ये कितना दिन से ये सर्किट लगा हुआ था, मतलब इस सर्किट में ही चल रहा था, ठीक है। तो ये वोलेटाइल स्टॉक है, इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए अपने को। और उसके बाद में नेक्स्ट इसमें क्या है, दूसरा कौन सा है इसमें, अंबुजा सीमेंट। तो अंबुजा सीमेंट को देख लेते हैं, AMBUJA, अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट का अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो मार्केट कैपिटल 1,68,000 करोड़ का है, और EPS 9 का है, CPS 13 का है, P 72 का है, जो कि काफी ज्यादा है, ROE ये है। तो अब यहाँ पे फाइनेंशियल में आते हैं और एनुअल ट्रेंड्स में इनके प्रॉफिट देख लेते हैं। तो टोटल इनकम जो है सो 12,000 करोड़, 11,000 करोड़, 14,000 करोड़, 20,000 करोड़, 18,000 करोड़ है। नेट प्रॉफिट में आ जाइए, तो नेट प्रॉफिट में है 1528, 1700, 2000, 2500, मतलब ये अपर साइड में चल रहा होगा ये शेयर अंबुजा सीमेंट, AMBUJA। तो अंबुजा सीमेंट का अगर चार्ट देखिएगा तो अपर साइड में ये चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। तो FPI स्टे नेट बायर्स फॉर द थर्ड स्ट्रेट डे, मतलब कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है सो इंडिया में लगातार बाई कर रहे हैं, और इसलिए जो है सो शेयर आपका ऊपर जा रहा है। अभी जनरली क्या हो रहा था कि बीच में जब मार्केट गिर रहा था तो DII बाई कर रहा था, अभी DII सेल कर रहा है और FII बाई कर रहा है। तो पता नहीं ये बाइंग कहाँ जाकर रुकेगी। पावर ग्रिड जो है सो बोरो करेगा 16,000 करोड़ रुपया, थोड़ी आपको आने वाले आपको 24-25 तक में ये बाइंग आएगी। और इसमें बाइंग का अलग अलग मोड होगा, जैसे आपको बॉन्ड मार्केट से पैसा उठाना हो गया, पब्लिक से पैसा उठाना हो गया। तो PGCIL का हम लोग थोड़ा सा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो आ जाओ PGCIL पे, या एक गवर्नमेंट कंपनी है PGCIL, पावर ग्रिड करना पड़ेगा हमें, POWER, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ओके। तो एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये 52 वीक हाई पे चल रहा है, और ये इसका मार्केट कैपिटल 3,15,000 करोड़ का है, और EPS 16 का है, और CPS 30 का है, PE 20 का है, सही है, ROE 17 का है, और प्रॉफिट टू बुक वैल्यू 3.63 का है। फाइनेंशियल में आ जाओ और रिजल्ट में आ जाओ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें देखना है एनुअल ट्रेंड्स क्या चल रहा है। एनुअल ट्रेंड्स में इसमें आपको जो है 38,000 करोड़, 40,000 करोड़, 42,000 करोड़, 45,000 करोड़ और 45,000 करोड़ की प्रॉफिट है। लेकिन चूंकि पावर ग्रिड में खर्चा भी उतना ही होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट काफी रह जाता है, तो इसमें खर्चा देखोगे तो अच्छी खासी जो है सो खर्चा भी है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास नेट प्रॉफिट में हम 10,000 करोड़, 11,000 करोड़, 17,000 करोड़, 15,000 करोड़, 15,000 करोड़ के, तो ये ऊपर ही ऊपर स्टॉक चल रहा होगा। आ जाइए हम लोग PGCIL को देख लेते हैं। PGCIL, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, अब इनको क्या हो गया भाई, चलो हटाओ इनको, आ जाओ इस पे। PGCIL, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो देखो ये जो है सो अभी इलेक्शन के कारण ऐसा हुआ है, इसको हटा दो, आप मंथली चार्ट पे आ जाओ, तो ये ऊपर ही ऊपर चल रहा है। कि इसके कारण ये है कि कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो PGCIL का हो गया। उसके बाद में ज्वेलरी ब्रांच टाइटन जो है सो रिपोर्ट के 9% रेवेन्यू ग्रोथ Q1 में, और ऐड किया है नया स्टोर 61 स्टोर, और इसके पास में नेटवर्क हो गया है 30। तो ये बिजनेस मॉडल है जिसमें जो है सो आप अपना स्टोर खोलते हैं, और जगह जगह स्टोर जितना खोलेंगे तो उतना आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, उतनी आपकी सेल्स बढ़ेगी, उतना आपको आउटपुट बढ़ेगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो आइए टाइटन का देख लेते हैं। टाइटन में क्या देखना है, टाइटन तो ऑलरेडी टॉप पे चल रहा है, कल भी हम लोगों ने शायद टाइटन को देखा था। टाइटन जो है टाटा की कंपनी है, ज्वेलरी बनाती है और साथ में घड़ियां बनाती है। तो 2,90,243 करोड़ का ये कंपनी है, 4 रुपये से ये 4,000 पे गया है, अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। EPS 39 का है, CPS 44 का है, PE 81 का है, और ROE 24 का है। फाइनेंशियल में आ जाओ, रिजल्ट में एनुअल ट्रेंड्स देख लो आप, तो इनका नेट प्रॉफिट देख लो आप, 1,500 करोड़, 876 करोड़, 2,000 करोड़ और 3,300 करोड़ और 3,500 करोड़। और एक्सपेंडिचर में कोई एक्सपेंडिचर भी है इनके पास में 17,000 करोड़, 19,000 करोड़, 24,000 करोड़, मतलब इनको जो स्टोर मैनेज करने में काफी खर्चा है।
प्रॉफिट इनका है 20,000 करोड़, 20,000 करोड़, 27,000 करोड़, 38,000 करोड़। स्टोर मेंटेनेंस में खर्चा है, जो स्टोर का चेन बनाते हैं, कंज्यूमर का अपना एक बेस बन जाता है और उसके आधार पर बिजनेस मॉडल शुरू होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारी जो गारमेंट कंपनी है वो फेल हो जाती हैं। टाइटन तो खैर पास हो गया, लेकिन गारमेंट कंपनियां बहुत सारी फेल हो गई इसके चक्कर में। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा इसके ग्राफ पे आ जाते हैं टाइटन के। तो टाइटन का जो ग्राफ है वो अपर साइड में ही चल रहा है और ये जो डिप आ रहे हैं ना, जहां पे डिप आ रहा है वहां पे सेल्स ग्रोथ डाउन हुआ होगा, इसलिए डिप आया है। क्योंकि कोई भी पैसा लगाता है तो देखता है कि उसका क्या हिसाब किताब है। इंडिया फॉरेक्स रिजर्व जो है सो डिक्लाइन किया है 1.71 बिलियन से 651.99 बिलियन जो है सो आरबीआई डेटा के हिसाब से। तो देखिए ये फॉरेन रिजर्व को घटना ये साइन होता है, क्योंकि जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो यूएस डॉलर में होता है और यूएस डॉलर आपके पास नहीं रहेगा। जैसे आपके श्रीलंका के पास यूएस डॉलर नहीं है या पाकिस्तान के पास यूएस डॉलर नहीं है तो उनकी इकोनॉमी डिक्लाइन करेगी, क्योंकि आप तेल कहां से लोगे, क्योंकि सारा व्यापार जैसे डॉलर में है वही चीज आपके पास नहीं है। इसके लिए कंपनियों को या देश को एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ता है ताकि बाहर से हमारे पास डॉलर आए, और जब डॉलर रहेगा हमारे पास में तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि जो इंटरनेशनल करेंसी है वो यूएस डॉलर है। अब वो ऐसे 5 करेंसी है, जैसे आपको यूरो हो गया, उसके साथ में यूएस डॉलर हो गया, चाइना की एन हो गया, जापान का भी एक करेंसी, ऐसे 5 करेंसी है टोटल। लेकिन इंडिया का उसमें शामिल नहीं है या रसिया का उसमें शामिल नहीं है। तो इसमें एक ये लोग रास्ता निकालते हैं कि भाई जो भी ट्रेड होगा, जो ट्रेड ट्रीटी होता है जैसे रसिया और इंडिया के बीच में, कि हम अपने अपने रुपीज में हम ट्रेड करेंगे, या जैसे सऊदी अरबिया और इंडिया को तेल खरीदना है तो बोल देता है कि या तो सामान का स्वैप कर लो, बदला बदली कर लो। तो ये सब चीजों से बचा जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ी मतलब कि किसी भी कंट्री के लिए अगर डॉलर रिजर्व में नहीं है तो उनको बहुत सारा प्रॉब्लम। अब डॉलर एक तो एक्सपोर्ट हो गया, दूसरा इंडिया के जो फॉरेन रेसिडेंट है वो वहां से यहाँ अपने रिलेशन को लिए पैसा भेजते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिससे आप इसको मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद में डिफेंस स्टॉक में, चूंकि अभी सरकार ने यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए जो है डोमेस्टिक आपको प्रोक्योरमेंट कर रही है, विदेश से जो आपको डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट खरीद रही थी उसको कम से कम किया जा रहा है, जिसके कारण डिफेंस के इक्विपमेंट शेयर्स में बहुत तेजी है। जैसे डेटा पैटर्न हो गया, कोचिंग शिपयार्ड हो गया, मिश्रा धातु हो गया, एमटार टेक हो गया, भारत डायनेमिक्स हो गया, आइडिया फोर्ज हो गया, बेल हो गया। तो इस पे जो है सो यहाँ पे लोग शेयर खरीद रहे हैं, क्योंकि इसको नए नए टेंडर मिल रहा है और ये जंप कर रहा है। उसके बाद में बजाज ऑटो ने अपना सीएनजी पावर बाइक को लॉन्च किया है। तो बजाज ऑटो ने सीएनजी बाइक को इसके पहले भी लॉन्च किया था, लेकिन उस टाइम पे दिल्ली में एक ही शायद सीएनजी पेट्रोल पंप था, जिसके कारण जैसे लोगों ने डिनाई किया। लेकिन अब जो है इसको लोग एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा इनका मानना है और इन्होंने इसको लॉन्च किया है। उसके बाद में जो डिविडेंड मिला हुआ है, जैसे आपको रेडिंगटन हो गया जिसमें 6 रुपए 20% है, आपको डटरन पॉलीमर हो गया, आर्टेमिस हो गया, एस्पोर्ट कोबोटा हो गया जिसमें 18 रुपए मिला हुआ है, नवीन फ्लोर आपको इंटरनेशनल हो गया, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर का हो गया, सीधी कोटिंग हो गया, डीजे मीडिया प्रिंट एंड लॉजिस्टिक हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी अपना डिविडेंड दिया है, थर्मेक्स हो गया, पिरामिड एंटरप्राइजेज हो गया। तो इस तरह से आप ये लिस्ट है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ओके, इसमें बहुत सारे शेयर के जो है सो अब डिविडेंड आएगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब